ओके हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स में यूनिट 2 का एनालिसिस ऑफ द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन विच इज 3s1 यूजिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल। ओके, टू फाइंड स्पेस पार्ट ऑफ वेव फंक्शन एंड बाउंड स्टेट पोटेंशियल वी यूज टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। सो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता ही होती है। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। राइट। ओके, सो यहाँ पर जो म्यू है वो रिड्यूस्ड मास है एंड वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स बिकॉज हमारे पास जो पोटेंशियल है वो हमने आर के फॉर्म में लिया है। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो लाप्लासियन ऑपरेटर होता है उसका एक्सप्रेशन ये होता है। ओके, नाउ वी नो दैट आपने क्वांटम मैकेनिक्स में अगर ऑपरेटर देखे होंगे तो आपको ये पता होगा कि एल स्क्वायर का जो ऑपरेटर होता है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर वो इस फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्वांटम मैकेनिक्स का है पूरा। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत अभी फिलहाल नहीं पड़ेगी। तो नहीं, जरूरत पड़ेगी यार, बिल्कुल पड़ेगी। एनीवेज, ये आपको याद रखना है कि ये एल स्क्वायर का है। आप अगर इसका डेरिवेशन आप चाहते हो तो आप डेरिवेशन में ये लिख सकते हो, गूगल पे डेरिवेशन आ जाएगा। आपको बस इतना लिखना है कि एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर इन क्वांटम मैकेनिक्स, सो इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो आपको इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। अभी मैं नहीं जा रही हूँ। तो हमारे पास अगर एल स्क्वायर ये है तो जो डेल स्क्वायर होगा उसको किस फॉर्म में लिखा जाएगा। सो यहाँ पर जो आर वाला पार्ट है ये तो एज इट इज आएगा, तो ये तो हमने यहाँ एज इट इज लिख दिया। ये जो रिमेनिंग पूरा टर्म है, इस पूरे रिमेनिंग टर्म के अंदर इफ यू रिमेम्बर रेड कलर से जो टर्म लिखा है, रेड कलर वाला टर्म हमारे पास ये है। ठीक है, तो रेड कलर वाले टर्म की जगह ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर को क्या लेके आएंगे, नीचे लेके आएंगे। सो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। ये जितना मैंने रेड कलर की मतलब मैंने तो नहीं लिखा है, बट यह रेड कलर से जितना लिखा है उतना हमारे पास इतना आ गया है। रिमेनिंग यहाँ पर बच रहा है सिर्फ आर स्क्वायर। सो हमारे पास इस फॉर्म में जो लाप्लासियन ऑपरेटर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब बिकॉज हमने पहले ही बोल दिया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस द ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन विच इज 3s1, और यहाँ पे बिकॉज एस लिखा हुआ है, एस के लिए वी नो एल कितना होता है, जीरो होता है। सो अगर हमारे पास एल इक्वल टू जीरो है सो हमारे पास ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एल जीरो हो जाएगा। सो हमारे पास जो लाप्लासियन ऑपरेटर है उसमें सिर्फ इतना पार्ट बचेगा। तो ये पार्ट अगर आप नहीं करना चाहते हो तो एक शॉर्टकट बता देती हूँ आपको, या फिर शॉर्टकट नहीं बताऊंगी, बाद में बताऊंगी आपको। एनीवेज, हम डेल स्क्वायर पे यहाँ गए तो पुटिंग दिस वैल्यू अगेन इन इक्वेशन वन, हमारे पास डेल स्क्वायर की जगह इक्वेशन वन में यहाँ पुट करेंगे ये वैल्यू। ठीक है, सो जो अभी डेल स्क्वायर मिला है उसको हमें यहाँ पुट करना है, रिमेनिंग टर्म हमारे पास एज इट इज रखना है। सो ये हमने रख दिया तो हमारे पास इक्वेशन वन जो है वो इस फॉर्म में आ गया है। वो वर्कआउट कर लेना, सिर्फ डेल स्क्वायर की वैल्यू वी हैव पुट। यहाँ पर मैंने पहले ही बोला था जो म्यू है दैट इज रिड्यूस्ड मास, एंड नाउ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ड्यूटेरॉन, ड्यूटेरॉन इज मतलब ड्यूटेरॉन कंटेन्स वन न्यूट्रॉन एंड वन प्रोटॉन। सो रिड्यूस मास का फॉर्मूला होता है m1m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सो उसका फॉर्मूला हमारे पास ये हो जाएगा। हमें पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट इक्वल होता है, तो सपोज उसे कैपिटल एम मान लेते हैं। तो इस फॉर्मूले में दोनों की जगह अगर कैपिटल एम रखें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, m/2 आएगा। सो हमें रिड्यूस मास की जगह क्या रखना है, m/2 रखना है, और यहाँ पे है रिड्यूस मास का फॉर्मूला, तो इस म्यू की जगह अपन क्या रखेंगे, m/2 रखेंगे। सो यहाँ पर ऑलरेडी एक 2 है और यहाँ पर m/2 रखेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। बाकी ये जो टर्म है वो एज इट इज यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई करते हैं। जब इसको रेक्टिफाई करेंगे तो अभी तो एज इट इज ये लिखेंगे, इक्वेशन 3 तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हम एनालिसिस क्या कर रहे हैं, यूजिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल। स्क्वायर वेल पोटेंशियल के बारे में हमने लेक्चर 1 में पढ़ लिया था। स्क्वायर वेल पोटेंशियल दिखने में ऐसा होता है। तो यहाँ पर जो ये आर के साथ में है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आर है, वर्टिकल एक्सिस में हमारे पास पोटेंशियल है इन टर्म्स ऑफ आर। एंड क्योंकि हमारे पास अट्रैक्टिव पोटेंशियल है, न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन है, सो हमारे पास जो डेप्थ है उसकी वो कितनी है, -v0 है, और ये न्यूक्लियस के अंदर अंदर है। सो हम यहाँ पर मान रहे हैं कि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पर आर की वैल्यू क्या होती है, मान लीजिए बी है। सो बी से अंदर अगर इस रेंज में बनाते हैं, ये वाली रेंज होती है, दिस इज, ये वाली रेंज कौन सी होगी, आर लेस देन बी वाली होगी। सो आर लेस देन इक्वल टू बी में पोटेंशियल की वैल्यू है -v0, और जैसे ही अपन यहाँ पे आते हैं आर ग्रेटर देन बी में हमारा पोटेंशियल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, नाउ कंसीडर एसिम्प्टोटिक सॉल्यूशन। हमने पहले भी क्वांटम मैकेनिक्स जब पढ़ी है, सो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर मानते थे अपन इस चीज को। सो लेट साई इज इक्वल्स टू, साई को किसी और फॉर्म में रखते हैं, यू आर अपॉन आर मान लीजिए, वेरिएबल चेंज किया अपन ने, साई को अगर अपन ये मानते हैं तो, लेकिन बाउंड्री कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। बाउंड्री कंडीशन ये कहती है
कि जैसे जैसे r इंफिनिटी को अप्रोच करेगा, इंफिनिटी पे वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली न्यूक्लिय जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो कहाँ मिलेंगे, न्यूक्लियस के अंदर मिलेंगे। अगर मैं r को इंफिनिटी कर दूं तो इंफिनिटी पे तो वो पार्टिकल मुझे मिलेंगे ही नहीं, अगर वो पार्टिकल मुझे वहां मिलेंगे ही नहीं तो वहां पर वेव फंक्शन वैनिश होना चाहिए, तो वहां पर अपना क्या हो जाना चाहिए, साई जीरो हो जाना चाहिए। और साई जीरो होने का मतलब जो यू आर अपन ने माना है वो भी क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। सो सबसे पहले तो ध्यान रखना, बाउंड्री कंडीशन है कि यू आर जो है वो जीरो हो जाएगा जब आर की वैल्यू एक तो इन्फिनिटी हो जाएगी, और दूसरा जब आर की वैल्यू जीरो है तब भी हमारा वेव फंक्शन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, क्योंकि आप कहाँ पे आ जाओगे, आप न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में आ जाओगे। सेंटर पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नहीं रहेंगे, वो इस पूरी रेंज के अंदर रहेंगे। सो आर इक्वल टू जीरो पर हमें वेव फंक्शन नहीं मिलेगा। सो बाउंड्री कंडीशन कहती है कि आर इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी पे हमारा वेव फंक्शन जीरो होना चाहिए, और वेव फंक्शन तभी जीरो होगा जब हमारे पास u जीरो होगा। ठीक है, सो उस कंडीशन में u के टर्म्स में हमारे जो इक्वेशन नंबर 3 हमने देखी थी अभी, ये इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, ये वाला फर्स्ट पार्ट है, इस पूरे पार्ट का जो ऑपरेटर है वो किस फॉर्म में आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। अब ये इस फॉर्म में कैसे आएगा, इसको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे क्या है, 1/r² डेल बाय डेल आर, इसको लिख लेते हैं 1/r² डेल ओवर डेल आर, एंड देन हमारे पास में क्या है, अभी मैं ऊपर लिखती हूँ r² डेल बाय डेल r² डेल बाय डेल आर, एंड वो किस पे ऑपरेट हो रहा है, साई पे ऑपरेट हो रहा है। ओके, ये साई पे ऑपरेट हो रहा है ना, इसको सॉल्व करते हैं। सो ये 1/r² डेल बाय डेल आर, एंड हमारे पास है r²। साई की जगह अपन ने क्या माना है, साई की जगह हमारे पास है u एज अ फंक्शन ऑफ r अपॉन r, ये अपन को रखना है। सो यहाँ हो जाएगा डेल बाय डेल आर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, u r अपॉन r। ठीक है, ये हो जाएगा। देन हमारे पास आ जाएगा डेल बाय डेल आर, और ये हो जाएगा r²। अब यहाँ पर देखो, डेल बाय डेल आर में फर्स्ट फंक्शन मान लो u है, और मतलब u को फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में 1/r को सेकेंड फंक्शन मान लेते हैं। ठीक है, सो पहले u का कर देते हैं, u का कर देंगे डेल u बाय डेल आर, उस टाइम पे 1/r को एज इट इज रखेंगे, 1/r को एज इट इज रखेंगे, प्लस उसके बाद में u को एज इट इज रखेंगे और 1/r का कर देंगे, 1/r का हो जाएगा -1/r²। ठीक है, ये हमारे पास हो जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई आपको इशू नहीं है। सो 1/r² डेल बाय डेल आर, अब हमारे पास क्या करेंगे, इस r² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इस r से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ऊपर r एंड डेल u बाय डेल आर बचेगा हमारे पास, देन माइनस आएगा, और ये r² जो है वो इस r² से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सो माइनस का u ही बचेगा हमारे पास। ठीक है, इतना बचेगा। अब हमें क्या करना है, 1/r² इस डेल बाय डेल आर को इस पे अप्लाई करना है। अगेन यहाँ पे दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये डेल r बाय आर का कर देते हैं, आर का कितना हो जाएगा 1, उस टाइम पे डेल u बाय डेल आर को एज इट इज छोड़ देते हैं, प्लस r को एज इट इज रख देते हैं, और u पे अप्लाई कर देते हैं, विच इज डेल टू यू अपॉन डेल r², और माइनस अब इस u का कर देंगे, विच इज डेल u अपॉन डेल r। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, यहाँ पर देखो डेल यू बाय डेल आर और डेल यू बाय डेल आर कैंसिल आउट हो जाएगा, इस आर से एक पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सो 1/r आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है डेल टू यू अपॉन डेल r²। करेक्ट, हमारे पास ये आ रहा है। सो हमारे पास क्या मिल रहा है इसका, ये देख लीजिए, यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, अभी जो मैंने आपको बताया था वो ये रहा, ये रहा, हमें मिल गया 1/r डेल टू यू अपॉन डेल r²। सो हम हमारी इक्वेशन 3 में इस पूरे ब्रैकेट की जगह, इस पूरे ब्रैकेट की जगह साई लिखा था अपन ने, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, 1/r डेल टू यू अपॉन डेल r², इसकी जगह अपन ये लिख सकते हैं। बाकी टर्म एज इट इज रखेंगे, सो हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। सो हमारे पास पूरी इक्वेशन को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। नाउ हमारे पास श्रोडिंगर इक्वेशन आ जाएगी। अब हमें दो रीजन देखने हैं। इन रीजन फर्स्ट, यानी कि r लेस देन b की बात कर रहे हैं, मतलब हमारा जो पोटेंशियल है, हमारा जो पोटेंशियल है वो इस तरह से है। सो ये हमारा है r लेस देन b वाला रीजन, और ये है r ग्रेटर देन b वाला रीजन। हम, ये हमारा रीजन फर्स्ट है, ये रीजन सेकंड है। सो फर्स्ट रीजन के अंदर अगर देखें तो पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, -v0 है, तो इस v की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, -v0 लिखना पड़ेगा। सो जैसे ही हम -v0 लिखेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, और उस वक्त यहाँ पर जो वेव फंक्शन है मान लीजिए वो कितना है, u1 है, और सेकंड वाले में मान लीजिए कितना है, u2 है। सो यहाँ पर u की जगह तो आ जाएगा u1, है ना, सो डेल टू
U1 अपॉन डेल आर स्क्वायर, ये तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा, प्लस m ओवर h क्रॉस स्क्वायर एज इट इज है। और हमारे पास जो पार्टिकल है वो ड्यूटेरॉन है, तो ड्यूटेरॉन के लिए जो एनर्जी E है उसको अपन मान लेते हैं ED, जो ड्यूटेरॉन की एनर्जी है वो ED, और यहाँ माइनस का V नोट है तो वो कितना हो जाएगा, प्लस का V नोट आ जाएगा। नाउ एक और चीज ध्यान रखना, R लेस देन B में अगर ड्यूटेरॉन हमारा है तो ड्यूटेरॉन हमारा बाउंड स्टेट में है, और बाउंड स्टेट में रहने का मतलब है कि अगर हमारा पोटेंशियल इस तरह से है और ड्यूटेरॉन यहाँ रखा हुआ है, सो जाहिर सी बात है उसकी जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, जीरो वाला तो यहाँ है, तो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है, तो ड्यूटेरॉन की जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, नेगेटिव होगी। बाउंड स्टेट में पार्टिकल की एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है, तो इस ईडी को हमें क्या लिखना है, नेगेटिव साइन के साथ में रखना है। तो ये देखिए इक्वेशन हमें मिल गई, ठीक है, और वेव फंक्शन हमारे पास आ गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे, सो रीअरेंज करने से, रीअरेंज में नहीं करना, वी नोट को पहले लिख लो, ईडी को बाद में लिख लो, तो हमें ये मिल जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, इसको के स्क्वायर लिखते हैं, मान लीजिए इसको के स्क्वायर लिखते हैं, जहां पर हमने के स्क्वायर की वैल्यू की जगह क्या पुट किया, इस पूरे टर्म को अगर के स्क्वायर लिखें तो के स्क्वायर में हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। अब हमारे पास के स्क्वायर आ गया है, और ये जो इक्वेशन नंबर 5 है, दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके सॉल्यूशंस आप जानते हो हम एक्सपोनेंशियल में या साइन या कॉस में ले सकते हैं। सो इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय u1 इज इक्वल्स टू a sin kr प्लस b cos kr, ये इसका सॉल्यूशन है। अब बाउंड्री कंडीशन से a एंड b की वैल्यू निकालनी है। अब पहली बाउंड्री कंडीशन हमने देखा था कि r इक्वल टू 0 पर वेव फंक्शन हमारा क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। सो यहाँ से हमारे पास में वो बाउंड्री कंडीशन हम अप्लाई करते हैं। तो देखो अपना u1 जो था a sin kr प्लस b cos kr, ओके, हमें पुट करना है r इक्वल टू 0 पर, हमारा u1 क्या हो जाएगा, 0। सो ये लेफ्ट हैंड साइड तो 0 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में a sin k 0 प्लस b cos k 0, करेक्ट। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है, और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से हमें मिल रहा है 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस बी, विच मीन्स कैपिटल B इज इक्वल्स टू 0। अब B हमारा 0 हो जाएगा तो हमारा वेव फंक्शन क्या बनेगा, सो B हमारा 0 हो चुका है, तो हमारा वेव फंक्शन में u1 जो है, u1 लिखा हुआ है, उसमें से फर्स्ट टर्म रह जाएगा a sin kr, सो हमारा वेव फंक्शन आ गया a sin kr, ठीक है। अब हम रीजन 2 के लिए सॉल्व करते हैं। रीजन 2 में हमारे पास में क्या होगा, रीजन 2 में हमारा जो पोटेंशियल था वो कुछ इस तरह से था, इस तरह से, ये था हमारा r लेस देन b, और ये हमारा था r ग्रेटर देन b। r ग्रेटर देन b में हमारा पोटेंशियल कितना था, 0 था, तो हमारी ड्यूटेरॉन की एनर्जी तो है बाउंड स्टेट में माइनस ed, लेकिन जो पोटेंशियल है उसकी जगह हमें क्या रखना पड़ेगा, ये पोटेंशियल हमारा 0, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगा, और इस जगह हमारा जो वेव फंक्शन है वो मान लीजिए कितना है, u सेकेंड हो जाएगा। सो u सेकेंड हमने वेव फंक्शन लिख लिया, तो श्रोडिंगर इक्वेशन ये हो जाएगी। कुछ नहीं करना है, बस इस 0 को हटा दो, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, और ये जो कोफिशिएंट है इस कोफिशिएंट को अल्फा नाम दे देते हैं। सो अल्फा स्क्वायर हमारा ये हो जाएगा, तो हमारे पास अल्फा के टर्म में अगेन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस बार हमें मिल जाएगा, ठीक है। हमने ये देखा था कि जो के स्क्वायर था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि जो के स्क्वायर था, के स्क्वायर हमें क्या था, इससे पहले वाले में के स्क्वायर हमारा था m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर वी नॉट माइनस ईडी था, करेक्ट। अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं और दो टर्म निकालते हैं तो ये के स्क्वायर था, इसको दो टर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से ध्यान दे तो जो ईडी वाला टर्म है वो अल्फा स्क्वायर है, यानी ये वाला टर्म जो है वो अल्फा स्क्वायर है। सो यहाँ से के स्क्वायर जो है, और अगर इसको के नोट स्क्वायर मान लेते हैं, सपोज दिस इज के नोट स्क्वायर, सो के स्क्वायर इज इक्वल टू के नोट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये के और अल्फा में रिलेशन हो गया। अब सेकेंड वापस बैक टू हमारा इक्वेशन नंबर 7 आ जाता है। 7 का सॉल्यूशन कैसे लेना है, सो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में आप देखिए, जब भी हमारे पास इस तरह का सॉल्यूशन होता है, जैसे डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर, यहाँ पे प्लस का के स्क्वायर साई इक्वल टू 0 होता है। एक इक्वेशन हमारी होती है डेल टू साई अपॉन डेल आर स्क्वायर माइनस का के स्क्वायर साई होता है इक्वल टू 0। आपने देखा होगा जब हम इसमें लेते हैं तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन में आयोटा वाला टर्म आता है, एक्सपोनेंशियल में आयोटा वाला टर्म आता है, इसीलिए उसको हम ओपन करके साइन या फिर कॉस में इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ये आपने सेकंड मतलब बीएससी में भी पढ़ा होगा। लेकिन जब यहाँ पर बीच में सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हमारे पास अब क्या है, माइनस है तब एक्सपोनेंशियल आएगा, यस। यहाँ पे आयोटा नहीं आता है, ये प्लस में आएगा, ऑब्वियसली प्लस में जब आएगा तो इसके रूट्स में हमारे पास आयोटा होता है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस और साइन कहते हैं, राइट। तो इससे पहले जो हमने यू फर्स्ट वाला रीजन देखा था उसमें हमारे पास प्लस का के स्क्वायर आ रहा था,
प्लस का के स्क्वायर आने की वजह से हमने सॉल्यूशन लिया था कॉस में एंड साइन में, लेकिन अब हमारे पास माइनस का अल्फा स्क्वायर आ रहा है। जब माइनस का अल्फा स्क्वायर होता है तो सॉल्यूशन में आयोटा नहीं आता एक्सपोनेंशियल में, तो जब बीच में माइनस का साइन होता है तो आपने बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर भी देखा होगा, सॉल्यूशन कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का। u सेकंड में नए कोफिशिएंट लेने हैं, a और b we have already used, so now we will use c and d, so c एक्सपोनेंशियल प्लस अल्फा r प्लस d एक्सपोनेंशियल माइनस r, ये सॉल्यूशन हो जाएगा। बाउंड्री कंडीशन से हमें c और d की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। एक बाउंड्री कंडीशन तो हम यूज कर चुके थे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं कि जैसे ही r इन्फिनिटी पे जाता है u हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। सो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखिए कि हमारा जो है कौन सा कोफिशिएंट 0 होगा। u सेकंड हमारे पास आ रहा है c e रेज टू पावर अल्फा r प्लस डी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा आर। अगर मैं आर को इन्फिनिटी रखती हूँ तो मेरा वेव फंक्शन 0 कैसे हो रहा है, देखो अगर आर को इन्फिनिटी पे रखते हैं तो ये वाला टर्म तो किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और यहाँ पर अगर आर इन्फिनिटी रखते हैं तो माइनस साइन होने की वजह से ये क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो हमारा इस पास इसका मतलब ये वाला वेव फंक्शन हमें रखना है, ये नहीं रखना है, इसलिए सी जो है वो क्या होना चाहिए, हमारा 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि ये 0 रखेंगे तो इससे हमें सी 0 मिल जाएगा, और सी 0 मिलते ही हमारे यू सेकंड के अंदर हमें सी वाला पार्ट लेना ही नहीं है, तो यू सेकंड हमारे पास केवल डी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा आ जाएगा। अब अगेन एक बाउंड्री कंडीशन यूज करते हैं कि हमारे पास में जो पोटेंशियल था वो कुछ इस तरह का था, राइट, इस तरह से था। सो यहाँ पर ये जो रीजन है वो है r लेस देन b और यहाँ पर r ग्रेटर देन b, तो ये जो बीच की बाउंड्री है, ये बाउंड्री जो है वो लेस देन b वाले रीजन में भी काउंट होगी और ग्रेटर देन बी वाले में भी काउंट होगी। तो इस बाउंड्री पर हमारा, इस बाउंड्री के इधर वेव फंक्शन है u फर्स्ट और उधर वेव फंक्शन है u सेकंड, तो जब r इक्वल टू बी रखते हैं तो r इक्वल टू बी पर हमारे पास दोनों वेव फंक्शन क्या हो जाने चाहिए, बराबर हो जाने चाहिए, क्योंकि हमारे पास वेव फंक्शन की एक प्रॉपर्टी होती है दैट इट शुड ऑलवेज बी सिंगल वैल्यूड, इट कैन नॉट हैव टू वैल्यूज एट वन पॉइंट, सो एट r इक्वल टू बी द वेव फंक्शन विल हैव सिंगल वैल्यू, दैट इज व्हाई u फर्स्ट मस्ट बी इक्वल टू u सेकंड। सो यहाँ पर हमने लिखा है u फर्स्ट एट r इक्वल टू b विल बी इक्वल टू u सेकंड एट r इक्वल टू b। अब u फर्स्ट क्या था, a साइन के r, उसमें r की जगह क्या रख देंगे, b रख देंगे, तो a साइन के b हो जाएगा। और जो u सेकंड था वो कितना था, d एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा r, तो इसमें भी r की जगह b रख देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें। सो इक्वेशन 9 हमें मिल चुकी है। इसके अलावा वेव फंक्शन की एक और प्रॉपर्टी क्वांटम मैकेनिक्स में आपने देखी होगी कि जो बाउंड्री होती है वो सिंगल वैल्यूड के साथ साथ में उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो भी कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस होना चाहिए इसका मतलब जो बाउंड्री है इसके यहाँ पे u फर्स्ट है और इधर अगर u सेकंड है तो इधर डेल u फर्स्ट बाय डेल r और इधर डेल u बाय डेल r सेम होना चाहिए। सो डेल u बाय डेल r r इक्वल टू b और डेल u सेकंड अपॉन डेल r r इक्वल टू b इक्वल होना चाहिए। सो a डेल बाय डेल r, अगर a साइन के आर का निकालेंगे अपन तो साइन का कितना होता है, डिफरेंशिएशन कॉस थीटा होता है, तो ए तो आएगा ही और साथ में के भी आ जाएगा, के कॉस के आर हो जाएगा, लेकिन उसको कैलकुलेट किस पे करना है, आर इक्वल टू बी पर। सो कितना हो जाएगा, ए के कॉस के बी, तो यहाँ पर हमारे पास ये आर इक्वल टू बी पर है, के ए कॉस बी। सिमिलरली आप सेकंड वाले का करेंगे, सो माइनस अल्फा बाहर आ जाएगा और फिर आपने बी पुट कर दिया, सो हमारे पास इक्वेशन नंबर 10 आ जाएगा। 9 को 10 से डिवाइड करेंगे, सो इक्वेशन 9 हमारे पास थी a साइन के बी इज इक्वल्स टू डी ई रेज टू पावर माइनस अल्फा बी, और 10 में नीचे हमें मिलेगा इधर के ए कॉस के बी और उधर हमें मिलेगा माइनस अल्फा डी माइनस अल्फा बी। यहाँ से a से a कैंसिल आउट हो जाएगा, d से d कैंसिल आउट हो जाएगा। ये इक्वेशन बेसिकली आई एम ट्राइंग टू सॉल्व। सो हमारे पास यहाँ से क्या मिलेगा, ये साइन के बी अपॉन कोस के बी मिलके क्या हो जाएगा, टेन के बी हो जाएगा, नीचे के बच रहा है, टेन के बी अपॉन क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट भी कैंसिल आउट हो जाएगा, d भी कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 अपॉन अल्फा आ जाएगा। ठीक है, सो अगर अपन यहाँ पे इस k को उधर भेज देते हैं, सो 10 के बी हमारे पास कितना हो जाएगा, माइनस के अपॉन अल्फा, दोनों साइड में इनवर्स लेते हैं तो हमें यहाँ से मिल जाएगा कॉट के बी इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन के, विच इज द इक्वेशन नंबर 11।
अब ये जो इक्वेशन है हमारे पास में cot kb और इधर अल्फा बाय के है. Above equation cannot be solved mathematically, so for solution of this equation we can use graphical method. So हम graphical method में क्या करेंगे, हम हमारे पास cot kb is equals to माइनस अल्फा बाय के आया है. So मैं बता देती हूँ ग्राफिकल मेथड में हम करने का क्या वाले, हमारी अप्रोच क्या रहेगी. We got cot kb is equals to माइनस अल्फा अपॉन के. सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर cot है, सबसे पहले हम लेंगे y इज इक्वल्स टू कॉट के बी, और एक ग्राफ हम लेंगे y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन के. इन दोनों ग्राफ को हम साथ में प्लॉट करेंगे. दोनों के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो हमारे सॉल्यूशन के पॉइंट होंगे. ठीक है, ये हमारा ग्राफिकल मेथड का अप्रोच रहेगा. सो लेट y इज इक्वल्स टू कॉट के बी और y इज इक्वल्स टू ऑल्सो माइनस अल्फा बाय के हो जाएगा. ठीक है, यहाँ डबल माइनस नहीं लगाना है अपन को. तो एक तो हमारे पास में इसको यहाँ पर छोड़ दो, इसको यहाँ पर छोड़ दो, सिर्फ इतना रहने दो. एक तो हमारे पास में y इज इक्वल्स टू कॉट के भी हो जाएगा, और एक दूसरा हमारे पास में y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन के हो जाएगा. ठीक है, अल्फा अपॉन के को हम थोड़ा सा और वेरिएबल चेंज करते हैं. वेरिएबल चेंज के अंदर मान लेते हैं x जो है वो हमारे पास कितना आता है, के बी आता है. अगर हमारे पास के बी होता है तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सपोज x इक्वल टू के बी होता है तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बाई बी हो जाएगी. ये k की वैल्यू उठा के इस जगह रखनी है. इस जगह रखेंगे तो y कितना मिल जाएगा, अल्फा बी अपॉन एक्स मिल जाएगा. अल्फा बी अपॉन एक्स मिल जाएगा. और सिमिलरली तो एक तो हमें कौन सा प्लॉट करना है, y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स. ये तो हमारा पहला ग्राफ हो जाएगा. दूसरा हमारे पास कितना था, y इज इक्वल्स टू कॉट के बी था. राइट, कॉट के बी था, और हमने के बी को क्या मान लिया, x मान लिया. सो ये कितना हो जाएगा, कॉट x हो जाएगा. सो अब आपको y वर्सेस x प्लॉट करना है, कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ इधर वर्टिकल एक्सिस पे आपको y रखना है और हॉरिजॉन्टल पे x रखना है. तो दो ग्राफ आपको प्लॉट करने हैं. अब दो ग्राफ कौन कौन से हो जाएंगे, एक तो y इज इक्वल्स टू कॉट x का सिंपल सा ग्राफ होता है, और एक y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा x अपॉन बी. इसमें ये बेसिकली y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स का ग्राफ होता है. ठीक है, माइनस अल्फा एक्स अपॉन, नहीं सॉरी, अल्फा बी अपॉन एक्स है, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, माइनस अल्फा बी बाय एक्स है. सो y प्रोपोर्शनल टू माइनस वन बाय एक्स का ग्राफ है, और एक आपके पास y इज इक्वल्स टू कॉट एक्स का ग्राफ है. तो मैं दोनों ग्राफ आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ. यहाँ पिक्चर में देख लीजिए, आपके पास कॉट के जो ग्राफ बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनते हैं. कॉट के ग्राफ आपके पास, कॉट के ग्राफ अगर आपने देखे होंगे तो कुछ इस तरह से बनते हैं. और दूसरा ग्राफ आपके पास है ये रहा. यहाँ पे देखो मैं रेड कलर से प्लॉट कर रही हूँ, ये सेकंड वाला ग्राफ है. नेगेटिव में है ना, इसलिए हमेशा नीचे रहेगा. y इज इक्वल्स टू माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स है ना, y प्रोपोर्शनल टू माइनस अल्फा, तो y की हमेशा वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, इसलिए ग्राफ हमेशा नीचे वाले एक्सिस पे रहेगा. सो इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है. सो ये हमारे पास सोल्यूशन के पॉइंट होंगे. तो ये y इक्वल टू कॉट एक्स का ग्राफ है, और ये y इक्वल टू माइनस अल्फा बी अपॉन एक्स का ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ से हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे. अब हम क्या करेंगे, एट, यहाँ ये एटी भी नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एट. अगर बी की वैल्यू 2 फर्मी लेते हैं, बी की वैल्यू 2 फर्मी लेते हैं, तो वहां पर हमें जो पोटेंशियल की डेप्थ है वो 36 MeV मिलती है. ग्राफिकल मेथड से आता है. वो कैसे आता है वो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ. बी इक्वल टू 2 फर्मी पर ये वी नॉट की वैल्यू कैसे आती है, ये देखो एक बार यहाँ पे. देखो, मान लीजिए फॉर जस्ट बाउंड ड्यूटेरोन, एनपी का मतलब ड्यूटेरोन है, जस्ट बाउंड का मतलब होता है बहुत स्ट्रांगली बाउंड नहीं है. जितना ज्यादा स्ट्रांगली बाउंड ड्यूटेरोन होगा उतना ज्यादा उसकी एनर्जी नेगेटिव होगी. जस्ट बाउंड में उसकी एनर्जी जो होती है वो नियरली इक्वल टू जीरो होती है. करेक्ट, सो हम ईडी को जीरो कंसिडर करते हैं. अब एल्फा स्क्वायर हमने देखा था, एल्फा स्क्वायर का फॉर्मूला था हमारा एम बाय एच प्लस स्क्वायर ईडी. अब क्योंकि ईडी जीरो है तो एल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई, जीरो मिल गई. ठीक है, और थोड़ी देर पहले हमने वीडियो बैक करके देखने का रिलेशन निकाला था, के स्क्वायर इज इक्वल टू के नोट स्क्वायर माइनस एल्फा स्क्वायर. अब क्योंकि अल्फा तो जीरो आ जाएगा, सो ये वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, के की वैल्यू के नोट के इक्वल हो जाएगी, और के नोट कितना था, एम वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर था.
और हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्राफिकल मेथड में ये प्रूव किया था कि कॉट के बी जो है वो माइनस एल्फा बाय के इक्वल है, बट नाउ एल्फा हमारा कितना आया है, 0 आया है। सो कॉट के बी, और ये किस पे आ रहा है, एट के इज इक्वल टू के नोट। जब के जो है वो के नोट के इक्वल है तो एल्फा 0 है। सो एट के इक्वल टू के नोट एल्फा हमारा 0 आ रहा था, एल्फा हमारा 0 हो जाएगा तो कॉट के बी भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और कॉट थीटा जब 0 होता है तो थीटा पाई बाय 2 होता है। तो यहाँ पर के नोट भी थीटा है तो थीटा कितना हो जाएगा, पाई बाय 2 हो जाएगा। करेक्ट। यहाँ पर के नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं। के नोट की वैल्यू थी रूट एम वी नोट अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर, और साथ में हमारे पास में है बी, और ये कितना हो जाएगा, पाई बाय 2। यहाँ से अपन वी नोट की वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ से वी नोट की वैल्यू का फॉर्मूला आ जाएगा ये। अब इसमें देखो कांस्टेंट क्या नहीं है, पाई आपके पास कांस्टेंट है, एच क्रॉस आपके पास प्लांक कांस्टेंट है, एम मास ऑफ ड्यूटेरॉन कांस्टेंट है, और बी हमने फिक्स कर दिया है, बी की वैल्यू है 2 फर्मी। यहाँ पर रख के इसको सॉल्व कर लेना। वी नॉट की वैल्यू आपके पास एक बुक में तो दे रखी है 25 MeV, मतलब वी नॉट जो है वो उससे दे रखा है 25 MeV, बट इस इन नोट्स में लिखा हुआ है 36 MeV। ये मैं आप पर छोड़ रही हूँ, आप चेक कर लेना क्या आ रहा है। मैंने बस बता दिया आपको कि इस तरह से वी नॉट हमें निकालना है। ठीक है। अब हम बाउंड स्टेट की बात करते हैं। अभी तो हमने जस्ट बाउंड वाली केस में निकाला था, जस्ट बाउंड में हमें इतना मिल रहा है 25 या 36, लेकिन एक्चुअल में हमने जो प्रॉपर्टीज ऑफ ड्यूटेरॉन देखा था, मतलब नेचर में ड्यूटेरॉन जिस बाउंड स्टेट में जिस एनर्जी के साथ एग्जिस्ट करता है, उस वक्त उसकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कितनी होती है, 2.22। करेक्ट। चाहे आप 25 MeV लो, चाहे आप 36 MeV लो, दोनों ही कंडीशन में आपका जो ईडी है उसकी वैल्यू तो 2.22 है। वो 25 से भी बहुत छोटा नंबर है, 36 से भी बहुत छोटा नंबर है। सो वी कैन से दैट वी नॉट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ईडी। अगर इस ईडी को नीचे लेके आएंगे तो वी नॉट अपॉन ईडी जो रेशियो है इट विल बी वेरी वेरी लार्जर देन 1। करेक्ट। तो अब हम कॉट के बी का फॉर्मूला निकालते हैं। कॉट के बी का फॉर्मूला हमारे पास था, कॉट के बी हमारे पास था माइनस एल्फा अपॉन के था। एल्फा की वैल्यू हमारे पास में ये रही, देखो ये अल्फा है, दिस इज अल्फा और दिस इज के। 1/k था ना, तो 1/k रख दिया, ये पूरा k था और ये अल्फा था, और यहाँ माइनस का साइन है। अब इनमें से m कैंसिल आउट हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर से h क्रॉस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर क्या बचेगा ed, नीचे क्या बचेगा v नॉट माइनस ed। करेक्ट। इस ed को नीचे लेके आ जाओ, दोनों से डिवाइड कर दो तो ऊपर बचेगा 1, और यहाँ बचेगा v नॉट बाई ed और -1। और हमने ये देख लिया है कि हमारे पास v नॉट बाई ed, इस इक्वेशन से v नॉट बाई ed हमने अभी भी देखा है कि v नॉट अपॉन ed इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। तो नीचे इसके अंदर से अगर -1 है तो इस -1 को अवॉइड कर सकते हैं। सो ये ed जो है वो ऊपर चला जाएगा और ed अपॉन v नॉट आ जाएगा। सो कॉट के बी इज नियरली इक्वल टू दिस, या कॉट के बी इज नियरली इक्वल टू दिस, ये हमारे पास आ जाएगा। जस्ट बाउंड वाला सिस्टम मैंने आपको बता ही दिया अभी कि ed 0 होता है, अल्फा 0 होता है और के नोट के इक्वल होता है। तो कॉट के नोट भी 0 आता है उस कंडीशन में, तब हो सकता है थीटा की वैल्यू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 होती है। करेक्ट। और यहाँ पर हमारे पास में फॉर ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में आपको के नोट बी की सबसे पहली पॉसिबल वैल्यू लेनी पड़ेगी विच इज पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 लेंगे, सो ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास पाई बाय 2 आ जाएगी। अब ध्यान रखिए यहाँ पे अपन ने ed 0 नहीं रखा है ना, यहाँ पे अपन ने ed 0 नहीं रखा है, तो यहाँ से जब अपन वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास स्क्वायरिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। कर दिया अपन ने, ed को जस्ट बाउंड केस के अंदर क्या कर दो, 0 कर दो, तो हमारे पास ये आ जाएगा। और ये मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता दिया था वैसे। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का डेरिवेशन एग्जाम में किस नाम से आएगा, दिस इज डेप्थ रेंज रिलेशन। रेंज आपकी है b और डेप्थ आपका है v नोट। डेप्थ और रेंज रिलेशन सिलेबस में आपके पास है, मैं दिखा देती हूँ एक बार। डेप्थ रेंज रिलेशन हमारे पास देखो, डेप्थ रेंज ये रहा, यहाँ पर रेंज डेप्थ रिलेशनशिप ये हमने अभी किया है। एनालिसिस ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन यूजिंग स्क्वायर वेल पोटेंशियल डेरिवेशन हम कर रहे थे, उसी में हमने रेंज और डेप्थ का रिलेशनशिप वो कर दिया, डिराइव कर दिया। ठीक है। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया है कि डेप्थ रेंज रिलेशनशिप में आपको क्या करना था। अब इसके बाद हमारे पास सिलेबस में क्या आ रहा है, यहाँ पे एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ ड्यूटेरॉन। तो देखो एक्साइटेड स्टेट्स ऑफ ड्यूटेरॉन भी कर लेते हैं इसी के साथ में। हाँ, एक्साइटेड स्टेट ऑफ ड्यूटेरॉन चलो अलग से अलग उसमें कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।